मॉर्निंग गाइस। तो हमारा म्यूटेशन का हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने उसका थोड़ा सा डेफिनेशन और हिस्ट्री के बारे में देख लिया था। तो बार थोड़ा सा पीछे से रिपीट करते। तो हमारा जो म्यूटेशन था वो हमने बताया था कि अगर हमारे डीएनए सीक्वेंस या जीनोम में या हमारे डीएनए सीक्वेंस में अचानक से कोई चेंजमेंट आ रहे हैं, सडन अचानक से कोई चेंजमेंट आ रहे हैं, तो उन्होंने हमने कहा था वो हमारे म्यूटेशन है, या हम कहें उत्परिवर्तन है। तो उसके बाद हमने बात की थी कि मतलब एक पहले साइंटिस्ट थे हमारे सेठ राइट, ठीक है। इन्होंने क्या है, भेड़ों की एक नस्ल में देखा कि एक छोटी पैरों वाली भेड़ है, उनमें म्यूटेशन बताया और कहा उसको एकॉन ब्रीड नाम दे दिया था उसको। उसके बाद हमारे आए ह्यूगो डिवरीज। इन्होंने क्या है, इन्होंने ऑर्निथेरा प्लांट था, उसमें म्यूटेशन को नोटिस किया था, उसमें म्यूटेशन को देखा और बताया कि इसमें है कि अब हमारे जो क्रोमोसोम है उनकी संख्या में और उनकी स्ट्रक्चर में, उनकी संरचना में कुछ चेंजमेंट हो गए थे। फिर इन्होंने हमारा म्यूटेशन वर्ड है, इन्होंने दिया था, एक लेटिन वर्ड था मैक्यूरे, लेटिन वर्ड था, इन्होंने इनसे म्यूटेशन बनाया। मैक्यूरे का मतलब था चेंज, ठीक है। तो उससे बना म्यूटेशन वर्ड। उसके बाद मिलर आए, मॉर्गन ने क्या ड्रोसोफिला में म्यूटेशन देखा। मिलर ने क्या है, एक्सरेज के थ्रू म्यूटेशन को इंड्यूस किया, जिसके लिए उन्हें क्या था, नोबेल मिला था। उसके बाद ऑरबैक आए, उन्होंने क्या है बहुत सारे म्यूटाजेंस के बारे में बताया, ठीक है, और इंड्यूस म्यूटेशन के बारे में बताया। किसने? ऑरबैक ने। तो पहले साइंटिस्ट थे ऑरबैक, जिन्होंने क्या है हमारे इंड्यूस म्यूटेशन के बारे में बताया। उसके बाद देखिए हम म्यूटेशन का एक एग्जांपल लेते हैं, बड़ा ही कॉमन सा एग्जांपल है। आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, सिकल सेल एनीमिया। क्या है? बीमारी का नाम है सिकल सेल एनीमिया। ये हमारा एग्जांपल है। इसमें क्या है ना, जो हमारी जो आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिका है, वो गोल ना रह के हंसियाकार हो जाती है। क्या सिकल शेप्ड हो जाती है, हंसियाकार हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आरबीसी हमारे ब्लड में होती है, ब्लड जब हमारी नसों में बहता है ना, तो क्या होता है, ये हंसियाकार वाली आरबीसी एक दूसरे में फंस जाती है और ब्लड क्लॉटिंग कर देती है या गुच्छा बना देती हैं, जिसकी वजह से क्या है, इंसान की मौत हो जाती है। ये एक जेनेटिक बीमारी है जो कि म्यूटेशन के कारण पैदा होती है, ठीक है। तो देखो हमारी जो आरबीसी है, आरबीसी में मिलता है हमारा हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन, इसको हम ले देते हैं एचबी शॉर्ट में, ठीक है। हीमोग्लोबिन मिलता है। अभी हीमोग्लोबिन क्या एक टाइप की प्रोटीन होती है जो कि 140 अमीनो एसिड, या डबल ए लिख रहे हैं, इसका मतलब है अमीनो एसिड, 140 अमीनो एसिड से मिलके बनता है, जिसमें भी 140 अमीनो एसिड है। ये दो अल्फा एंड दो बीटा की चेन के रूप में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, म्यूटेशन होता है, और ये जो बीटा वाली जो चेन है ना, दो बीटा चेन है, इनमें क्या होता है, इनमें चेंजमेंट हो जाता है। तो अब देखिए 20 टाइप के अमीनो एसिड हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, 20 टाइप के। तो क्या होते हैं, म्यूटेशन होता है, और म्यूटेशन होता है किसमें, बीटा चेन में। तो बीटा चेन में बहुत सारे अमीनो एसिड है, तो उसमें एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड होता है ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर हमारी चेन हो गई HBS और HBC, ठीक है, ये हमारी दो चेन हो गई है। तो ये जो HBS वाली जो चेन होगी, दो बीटा चेन है ना, तो ये जो HBS वाली चेन होगी, इसमें ना ये ग्लूटामिक एसिड एक अमीनो एसिड है, इसकी जगह क्या है, वैलिन ले लेता है,
ठीक है। HBS चेन में क्या है, ये ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन ले लेता है और एक ले लेता है लाइसिन। तो क्या हुआ, यहाँ पर क्या है, ग्लूटामिक एसिड है, उसकी जगह ले ली वैलिन ने, और वहीं HBC चेन में ग्लूटामिक एसिड की जगह ले ली है लाइसिन। ठीक है, ये क्या है, म्यूटेशन के कारण हुआ है। तो अब ये जो लाइसिन ग्लूटामिक एसिड की जगह इन दोनों लिए ना, तो इन दोनों के कारण क्या होगा, RBC हस्तियाकार हो जाएगी, क्या है, इंसान की डेथ हो जाएगी। अब देखिए, ये एक जनरेशन टू जनरेशन मूव होने वाली या जनरेशन टू जनरेशन आगे की ओर फ्लो होने वाली म्यूटेशन है। लेकिन आप देखिए, जब RBC हस्तियाकार हो रही है और इंसान की थोड़ी दिन बाद में डेथ हो जाएगी, तो क्या है, ये जो म्यूटेशन है उसी आदमी के साथ खत्म हो जाएगा, आगे जनरेशन, आगे आने वाली जनरेशन में तो आएगा नहीं, है ना। तो ये है हमारा इसका एग्जाम्पल, इसके बारे में देख लेते हैं। ये क्या है, जेनेटिकली फ्लो आने वाला म्यूटेशन है जो जनरेशन टू जनरेशन आगे की ओर मूव करता है। जनरेशन टू जनरेशन। यहाँ पर डिजीज लिख लीजिएगा, ये जेनेटिकली फ्लो होने वाली डिजीज है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चली जाती है। अब क्या म्यूटेशन के कारण होने वाली डिजीज है, ठीक है, क्या है, म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होने वाली डिजीज है। अब हम डिजीज की बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हीमोग्लोबिन है, यहाँ HP माने हीमोग्लोबिन है, ये क्या है, 140 अमीनो एसिड से मिलके बना होता है, जिसमें से 2 अल्फा, जो कि 2 अल्फा और 2 बीटा चेन के रूप में अरेंज रहता है। अब क्या होगा, म्यूटेशन के कारण ये जो बीटा चेन है इसमें म्यूटेशन हो जाएगा। इन बीटा चेन, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड is replaced by वैलिन। इसमें HBS में हमारी क्या है, ग्लूटामिक एसिड है, उसको क्या है, वैलिन रिप्लेस कर रहा है, एंड लाइसिन। ये क्या है, HBC चेन में क्या है, वैलिन HBS चेन में रिप्लेस कर रहा है, लाइसिन है HBC चेन में रिप्लेस कर रहा है, जिसके कारण क्या होगा, ड्यू टू विच
आरबीसी है वो शिकल शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। आरबीसी की जो शेप है वो शिकल शेप्ड हो जाएगी। तो देखिए हमारी ये आरबीसी है वो शिकल शेप्ड हो रही है। इसके कारण क्या है, इंसान की मौत हो जाती है या इंसान डेड हो जाता है। ऑर्गेनिज्म क्या है, डेड हो जाता है। एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं। हमारी जो हीमोग्लोबिन है प्रोटीन है जो कि 140 अमीनो एसिड से मिलके बनती है, जो कि 2 अल्फा 2 बीटा चेन में अरेंज रहती है। अब म्यूटेशन होता है बीटा चेन में होता है, जिसकी वजह से क्या है, ग्लूटामिक एसिड है एक अमीनो एसिड है, उसकी जगह लाइसिन और वैलिन ले लेता है, जिससे क्या है म्यूटेशन हो गया और आरबीसी वो शिकिल शेप या हसियाकार हो जाती है और इंसान की मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। ठीक है, ये तो हो गई हमारा म्यूटेशन का एक एग्जाम्पल। अब देखिए म्यूटेशंस के कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। म्यूटेशन कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। कैरेक्टर्स ऑफ म्यूटेशन, तो देखिए सबसे पहली बात, म्यूटेशन है जीनोम में होने वाले सडन चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट हो गया जो कि क्या है जीनोम में हो रहे हैं। अब देखिए सडन चेंजेस है तो हम क्या है इसकी भविष्यवाणी नहीं लगा सकते कि ये कब होंगे, कहाँ होंगे, या एक पर्टिकुलर जीनोम में होंगे या पर्टिकुलर पॉपुलेशन में होंगे या एक पूरी पॉपुलेशन में होंगे या फिर एक पर्टिकुलर सेल में होंगे, पर्टिकुलर जगह होंगे। तो क्या है इसका हम भविष्यवाणी नहीं लगा सकते कि कहाँ होंगे। इसके अलावा क्योंकि ये जीनोम में हो रहे तो ये क्या स्टेबल टाइप के होंगे। ठीक है, तो हमारा सेकंड पॉइंट आ जाएगा चेंजेस आर स्टेबल, क्योंकि ये क्या है जीनोम में हो रहे हैं तो ये क्या चेंजेस स्टेबल होंगे और हम क्या है इनकी पहले से भविष्यवाणी नहीं लगा सकते कि म्यूटेशन पर्टिकुलर जगह होंगे, पर्टिकुलर जीन में होंगे, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में होंगे। ठीक है, तो हमारा तीसरा पॉइंट आ जाता है म्यूटेशन आर नॉट प्रिडिक्टेड, या हम कहें म्यूटेशन डू नॉट प्रिडिक्टेड। हम क्या है इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि म्यूटेशन कब होगा, कहाँ होगा, हम भविष्यवाणी नहीं लगा सकते। तो जब हम बता ही नहीं सकते तो म्यूटेशन कहाँ होगा, तो हम ये भी पॉइंट ले सकते हैं कि म्यूटेशन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में हो सकता है, पर्टिकुलर जीन में हो सकता है, पर्टिकुलर सेल में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, क्या है ये जो म्यूटेशन है ये पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है और क्या है पूरी की पूरी पॉपुलेशन में हो सकता है, पूरी की पूरी समष्टि में भी हो सकता है। तो ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। अब देखिए अब ये जो म्यूटेशन है अगर ये वेजिटेटिव सेल्स में हो तो क्या है वेजिटेटिव सेल्स में भी हो सकते हैं और रिप्रोडक्टिव सेल्स में भी हो सकते हैं। लेकिन देखिए क्योंकि रिप्रोडक्टिव सेल्स से आगे हमारे गैमेट्स बनते हैं, युग्मक बनते हैं और आगे उन्हीं से हमारी क्या है रिप्रोडक्टिव सेल्स के थ्रू ही हम प्रोजेनी संतति पैदा होती हैं। तो क्या है अगर रिप्रोडक्टिव सेल्स में अगर म्यूटेशंस होते हैं तो जनरेशन बाय जनरेशन आगे की ओर मूव करते हैं। ठीक है,
तो हमारा ये नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। क्या है हमारी म्यूटेशन है, ये कायिक कोशिका और जनन कोशिका दोनों में होते हैं, लेकिन बट लेकिन अगर क्या है हमारी जो म्यूटेशंस हैं ये अगर हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स में होगा तो ये क्या है आगे की जनरेशन में फ्लो हो जाएगा। तो ये क्या है नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। म्यूटेशन वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों सेल्स में होते हैं, लेकिन अगर म्यूटेशन रिप्रोडक्टिव सेल्स में होगा तो क्या है ये नेक्स्ट जनरेशन या अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद हम हमारा छठा जो ले सकते हैं वो तो देखिए, अब क्योंकि म्यूटेशन सडन चेंजेस होते हैं तो इनका क्या है इनकी कोई रेट फिक्स नहीं है कि मतलब आए दिन एक म्यूटेशन हो रहा है या साल भर में एक म्यूटेशन हो जाएगा। तो क्या इनकी कोई रेट फिक्स नहीं है कि कब होगा कब नहीं होगा। तो जब इनकी रेट फिक्स नहीं है, ये अचानक से होने वाले मूवमेंट है या अचानक से होने वाले चेंजेस है, तो इनकी जो रेट ऑफ म्यूटेशन है ये क्या है काफ़ी कम होती है। और उसमें से भी देखिए ज़्यादातर जो म्यूटेशंस होंगे वो क्या है नेगेटिव टाइप के होंगे या हार्मफुल इफेक्ट वाले होंगे। पॉजिटिव टाइप ऑफ म्यूटेशन से ये कुछ एक होते हैं 0.1% होते हैं टोटल का। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि रेट ऑफ म्यूटेशन इज 10⁻⁻4 से 10⁻⁻7 है। ये है म्यूटेशंस की रेट, क्योंकि ये सडन चेंजेस है, अचानक से होने वाले हैं, कभी कभी होते हैं, आए दिन होते नहीं है। तो ये क्या है इसकी ये रेट है -4 से -7। क्या है मोस्टली जो म्यूटेशंस होते हैं उत्परिवर्तन होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। क्या है लेकिन 0.1% ऑफ टोटल म्यूटेशन क्या है यूजफुल होते हैं। अगर 99.9% म्यूटेशन हार्मफुल है तो 0.1 म्यूटेशन ही यूजफुल कैटेगरी में आएंगे, बाकी सब हार्मफुल होते हैं। अब देखिए नेचुरली म्यूटेशंस कभी कभी होते हैं, लेकिन अगर हम इंड्यूस करा रहे हैं तो इंड्यूस म्यूटेशन तो हम कभी भी करवा सकते हैं, ठीक है। अब इंड्यूस म्यूटेशन फिजिकल या केमिकल म्यूटेजेंस के थ्रू हो सकते हैं। तो म्यूटेशन इंड्यूस भी होते हैं और जिन फैक्टर्स के कारण वो इंड्यूस होते हैं उन्हें हम म्यूटेशन कहते हैं। तो हमारा 8 पॉइंट हो जाएगा
म्यूटेशन है वो फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स के द्वारा इंड्यूस करवाए जा सकते हैं। ये फैक्टर्स क्या है, हमारे म्यूटेजेंस कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जो हमारे म्यूटेशन तो वो फैक्टर्स हैं जो म्यूटेशन को इंड्यूस करवा रहे हैं। ठीक है, अब जिनमें हम म्यूटेशन हो रहा है, जिस जीन में या जिस जीव में म्यूटेशन हो रहा है उसको हमने म्यूटेंट कहा था। तो अभी जो म्यूटेंट जीन है ना वो पैलियोट्रॉपिक टाइप के होते हैं, बहु प्रभावी होते हैं। मतलब एक जीन है कई जगह प्रभाव डालेगा। ठीक है, तो और ये एक और बात, जो म्यूटेंट जीन होते हैं वो सेल्फ रिप्लिकेशन या स्व प्रतिकृतिकरण की कैपेसिटी या क्षमता रखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 9 पॉइंट हो जाएगा। म्यूटेंट जीन है ये पैलियोट्रॉपिक या बहु प्रभावी टाइप के होते हैं। ठीक है, पैलियोट्रॉपिक या बहु प्रभावी टाइप के होते हैं और इनमें क्या है, सेल्फ रिप्लिकेशन सेल्फ रिप्लिकेशन कैपेसिटी यानी स्व प्रतिकृतिकरण की कैपेसिटी है, क्षमता पाई जाती है। तो ये है हमारे म्यूटेशन की कैरेक्टर्स, आप नोट कीजिए। तो देखिए इसमें हमने वापस से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहली बात, म्यूटेशन सडन होने वाले चेंजेस हैं। ये क्या है, इनको प्रिडिक्ट नहीं की जा सकता है, इनकी भविष्यवाणी नहीं लगाई जा सकती है कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में होंगे या पूरी की पूरी पॉपुलेशन में हो जाएंगी। ये कायिक कोशिका में हो सकते हैं, रिप्रोडक्टिव कोशिका में हो सकते हैं। रिप्रोडक्टिव कोशिका में हो तो ये क्या होंगे, ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ जो म्यूटेशन होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, जिनकी रेट होती है, म्यूटेशन होने की दर होती है वो 10⁻⁴ से लेकर 10⁻⁷ तक की होती है। अब उसमें से भी क्या है, 0.1% म्यूटेशन ही क्या है, यूजफुल कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, म्यूटेशन को क्या है, इंड्यूस किया जा सकता है फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स के द्वारा, और क्या है, इनको हम म्यूटाजन बोलते हैं। अब देखिए ये जो म्यूटेट जीन होते हैं इनमें क्या है, पैलियोट्रॉपिक टाइप के होते हैं, बहु प्रभावी होते हैं। अपना जो प्रभाव है कई जगह अपना असर छोड़ते हैं, या फिर हम कहें कि ये कई तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इनमें सेल्फ रिप्लिकेशन की कैपेसिटी पाई जाती है, अपने आप का स्व प्रतिकृतिकरण या अपनी कॉपीज बना सकते हैं। तो ये तो बात हुई हमारे इसके करेक्टर्स की। अब देखिए म्यूटेशंस की हिस्ट्री, डेफिनेशन हो गई है, म्यूटेशन की हिस्ट्री हो गई है, उसके बाद म्यूटेशन के कैरेक्टर्स भी हो गए हैं। तो हमारा आता है नेक्स्ट टाइप ऑफ म्यूटेशन। टाइप ऑफ म्यूटेशन, तो देखिए म्यूटेशन प्राकृतिक तरीके से भी हो सकते हैं और कृत्रिम या आर्टिफिशियल तरीके से भी हो सकते हैं। तो हम म्यूटेशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेचुरल म्यूटेशन और सेकंड है हमारा आर्टिफिशियल म्यूटेशन। अब देखिए नेचुरल म्यूटेशन तो वो जो प्राकृतिक तरीके से हो या नेचुरल फैक्टर्स के कारण होते हैं, उनको तो हम बोल देते हैं नेचुरल म्यूटेशन। और आर्टिफिशियल म्यूटेशन या हम कह सकते हैं इंड्यूस म्यूटेशन। ठीक है,
आर्टिफिशियल म्यूटेशन या हम कर रहे हैं इंड्यूस म्यूटेशन। तो नेचुरल म्यूटेशन में हम लिख देते हैं दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन happens by natural happened by these type of mutation happened by natural factors, या हम कहें कि इस टाइप के म्यूटेशन ये प्राकृतिक तरीके से उत्पन्न होते हैं। तो वो हो गया हमारा नेचुरल म्यूटेशन। और हम अब हमारा आर्टिफिशियल या हम बात करें इंड्यूस म्यूटेशन की। तो देखिए हमने जब हिस्ट्री पढ़ी थी तो हमने ऑरबैक एक साइंटिस्ट का नाम लिया था, ठीक है। ये ऑरबैक को ये इस इंड्यूस म्यूटेशन के लिए श्रेय दिया जाता है, सारा क्रेडिट इसको जाता है। इसके बारे में क्या है, हम फिजिकल या केमिकली तरीके से कोई म्यूटेशन इंड्यूस कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, तो उन्हें हम आर्टिफिशियल म्यूटेशन या इंड्यूस म्यूटेशन में इंक्लूड करते हैं। और ऑरबैक हमारे साइंटिस्ट है, इसको इसके लिए श्रेय दिया जाता है। तो हम ये आर्टिफिशियल म्यूटेशन है इसमें लिख लेते हैं जब म्यूटेशन को आर्टिफिशियली फैक्टर्स या फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स के द्वारा उत्पन्न किया जाता है तो क्या है, उसे हम इंड्यूस म्यूटेशंस कहते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या है, ऑरबैक है, इनको हम श्रेय देते हैं। इसके बारे में हम डिटेल्स में हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।